प्रमोद जी तो अध्यापन में व्यस्त थे, किंतु नियति उनके लिए कुछ और ही बुन रही थी। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वर्ष 1974 में नौकरी से त्यागपत्र देकर वे तत्कालीन जनसंघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये निर्णय प्रमोद जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने जन्म दिया भारतीय राजनीति के एक अत्यंत प्रखर और ऊर्जावान व्यक्तित्व को। प्रमोद जी के जीवन के इस समूचे घटनाक्रम को निकट से देखा था उनके बाल सखा और आगे चलकर बहनोई बने श्री गोपीनाथ मुंडे जी ने, जो आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम है। वो जब 19 साल के थे और मैं 17 साल का था, तब से हमारी दोस्ती बनी। उनके दोस्ती का प्रभाव और परिणाम के कारण ही मैं राजनीति में आया। शायद प्रमोद जी मेरे जिंदगी में नहीं आते तो मैं एक सामान्य किसान का बेटा आज एक राजनेता के रूप में मेरी छवि उठकर कभी नहीं आती। इमरजेंसी जब लगी तब हमने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। उस संघर्ष की परिणति उनको और मुझे नासिक जेल में मीसा में जाना पड़ा। जब हम बाहर आए तो प्रमोद जी यही सोचकर बाहर आए कि उनको राजनीति में काम करना है। प्रमोद जी का और मेरी दोस्ती का रूपांतर फिर रिश्ते में बना। उनके बहन प्रज्ञा से मेरा प्रेम विवाह हुआ। उस प्रेम विवाह की पहली न्यूज मैंने प्रमोद जी के दी तो उनको बहुत खुशी हुई। स्टूडेंट लाइफ में मराठवाड़ा विकास का आंदोलन हुआ, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। उस समय भी उनको जेल में जाना पड़ा। तो उनका कहना था एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। ये कार्यकर्ता, इसका मतलब कार्यकर्ता ने घूमना भी चाहिए और संघर्ष के लिए जेल में जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रमोद जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। प्रमोद जी एक झंझावात थे। संकटों का सामना कर उस पर मात करना ये उनका स्वभाव था। प्रमोद जी आज हम में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है उस रास्ते पर उनका सपना पूरा करना यही हमारा फर्ज है। संघ के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में प्रमोद जी की निष्ठा और लगन ने उनकी ख्याति को अंबेजोगाई से बाहर राज्य स्तर पर फैला दिया था। देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो सभी विपक्षी नेताओं की भांति प्रमोद जी को भी बंदी बना लिया गया। वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक लगभग 2 वर्ष प्रमोद जी ने नासिक के कारागार में बिताए। कारागार से बाहर आने के बाद उनके गुणवान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जनसंघ की राज्य इकाई के तत्कालीन संगठन महामंत्री श्री वसंतराव भागवत ने वर्ष 1978 में उन्हें मुंबई बुला लिया। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि श्री भागवत प्रमोद जी के लिए पिता तुल्य और उनके राजनीतिक गुरु थे। श्री भागवत के आचार विचार और कार्यशैली का प्रमोद जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद पार्टी का जनसंघ घटक भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया तो प्रमोद जी के अद्भुत संगठन और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना दिया गया। उनके कार्यकाल में पार्टी की महाराष्ट्र इकाई उत्तरोत्तर सबल होती चली गई। फलतः राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान स्वतः उनकी ओर आकृष्ट हुआ। वर्ष 1983 में राज्य की सीमाओं से बाहर लाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का महामंत्री पद सौंप दिया गया। उनकी विचारधारा बड़ी स्पष्ट थी। बहुत लोगों को लगता था कि प्रमोद जी बड़े कठोर हैं, लेकिन उनके जैसा मृदु आदमी मैंने कहीं देखा नहीं है। हर हमेश प्यार मोहब्बत कैसे रिश्ता निभाना वो कोई उनसे सीखे। 14 जून मेरा जन्मदिन होता है तो लास्ट 13 जून 2005 को रात को 11:45 बजे वो मेरे बिल्डिंग में आए नीचे। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थी, नीचे बैठे रहे। 12 बजे आके बेल मारी, मैं तो सो गया था। अरे आशर जी आप सो गए, आपका जन्मदिन है आज, चलो उठो मैं केक लाया हूं। ये रिश्ता वो ऐसा रिश्ता निभाते थे। वो सुन के मैं तो एकदम मेरी आंख में आंसू आ गए। उनकी संगठन क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम और प्रमाण है कि उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन अस्तित्व में आया, जो आज भी उतना ही सबल
उतना ही दृढ़ बना हुआ है। त्यांची आणि माझी दोस्ती युती होण्याच्या अगोदर, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युती होण्याच्या अगोदरपासूनची आहे. ते माझ्याकडे यायचे, बसायचे, बोलायचे, जेवायचे आणि मग एकाकी माझं हे हिंदुत्वाचं त्याने एक वेड म्हणा किंवा विचार म्हणा त्यांना आवडला आणि ह्याच तत्वावरती आपली युती व्हायला पाहिजे. म्हटलं करा, माझी तयारी आहे. कारण तुम्ही काय असे परके नाही आहात. भारतीय जनता पक्षसुद्धा सगळ्या हिंदूंचाच पक्ष आहे. बाकीचे आपल्यावर येतील असं कधी मनात आणू नका, धरूच नका. आणि अशा तऱ्हेने आमची युती झाली. ती अजूनपर्यंत टिकली आणि जी टिकली ते प्रमोद महाजन यांच्याचमुळे. प्रमोद गेल्यानंतर काही लोकांच्या प्रतिक्रिया सुरू झाल्या. भाजपमधल्याच एका मान्यवराला विचारल्यानंतर म्हटलं, प्रमोद महाजन गेल्यामुळे तुमच्या पक्षामध्ये काही हे होणार आहे का, कमतरता भासणार आहे का? चर्चेचे म्हणे, कमतरता वगैरे काही नाही, प्रमोद गेल्यामुळे असं काही नाही म्हणे, आमचा पक्ष व्यवस्थित चाललेलं आहे. पण त्या लोकांना हे ध्यानात येत नाही की प्रमोद असते तर तुम्हाला ही जागा मिळाली नसती आणि ते गेले म्हणूनच तुम्ही त्या मानेच्या जागेवरती बसलात. ठीक आहे, एकेकाचे विचार असतात. नंतर काही गरमी येते आणि तो आपापल्या पद्धतीनं आपलं राजकीय ताट सजवत असतो. माझं म्हणणं असं आहे की प्रमोद हे अत्यंत हुशार, चालाक, चतुर आणि मुत्सद्दीपणानं डावपेच टाकणारे असे ते राजकारणी होते. त्यांच्या राजकारणामध्ये किंवा मुत्सद्दीपणामध्ये कारस्थान नव्हतं, कट कारस्थान नव्हतं. जे आज आता सध्या आपल्याला दिसून येत आहे तसं सरळ मार्गी धोरणात्मक पावलं, पक्षाच्या हिताचं काय त्या दृष्टीने विचार करून आणि युतीच्या मध्ये कुठेही बिघाडा येऊ नये म्हणून धडपड, त्यासाठी ते खपले आणि खूप प्रयत्न केले. उठाला, बसाला, बोलाला अप्रतिम माणूस, जानी दोस्त. ते माझे जानी दोस्त होते. पण आता ठीक आहे, नाही ते नाही. तरी पण भारतीय जनता पक्षाला उणीव ही भासलीच पाहिजे आणि भासत असणारच. पण आणखीन त्यांच्याबरोबर बोलायचं झालं, त्यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर बरंच खूपच आहे. आता बघा, म्हणजे 80 साली जे जवळजवळ युती आमची झाली त्याच्या अगोदरही 1-2-3 वर्ष ते माझे दोस्त होते. म्हणजे किती वर्ष झाली ते पहा, इतकी जुनी दोस्ती आमची. काही वेळेला भेटायचे कारण त्यांचे दौरे खूप चालायचे, देशात चालायचे. कुठे बिहारला गेलेत, कुठे इकडे गेलेत, कुठे उत्तर प्रदेशात आहेत, कुठे झारखंडला आहेत. काही ना काहीतरी सतत फिरतीवर असायचे, भिंगरी. आज त्यांच्यावरती हे जे संकट कोसळले महाजन कुटुंबियांवरती, याचं वर्णन करता येणं शक्य नाही, करूच शकत नाही. पण शेवटी हा वंडाई त्याने गिळला, मोठ्या मुश्किलीने गिळला. राहुल पण आता जरा दमदारपणाने उभा राहिलेला आहे. माझा पुनर्जन्मावरती विश्वास नाही, पण त्यांचा असलाच तर मी एवढंच म्हणेन की प्रमोदच्या त्या आत्म्याला शांती मिळेल असं काहीतरी तुझ्या हातून करो अशी मी शिवचरणी आणि जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. वर्ष 1986 में प्रमोद जी भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और उनके नेतृत्व में भाजपा की यह युवा शाखा उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती गई. वर्ष 1986 के जुलाई माह में पहली बार वे राज्यसभा में पहुंचे. वस्तुतः 1980 का दशक उनके राजनैतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब वे लगातार उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस दशक ने
अंबेजोगाई जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर आए एक मध्यम वर्गीय युवक को राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी और अनुभवी भाजपा नेताओं की आंखों का तारा बना दिया। निश्चित ही इसके पीछे प्रमोद जी के सतत परिश्रम और दृढ़ आत्मविश्वास का सबसे बड़ा योगदान था। प्रमोद जी एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने जब उन्होंने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी की वर्ष 1990 में आरंभ हुई सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का दायित्व संभाला। श्री आडवाणी की रथ यात्रा के सफल प्रबंधन ने प्रमोद जी को उनकी पीढ़ी के अग्रणी भाजपा नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया। मेरे मन में रथ यात्रा नहीं थी और इसीलिए किसी ने अगर कहीं लिखा है कि ये रथ यात्रा जो है वो उनकी उपज थी, ये सही बात है। और जो कल्पना मेरे मन में थी वो पद यात्रा की थी, लेकिन जब बैठे विचार करने के लिए और प्रमोद जी साथ थे तो उन्होंने कहा कि पद यात्रा जो है वो पद यात्रा करेंगे, एक तो समय लगेगा और फिर दूसरी बात ये है कि आप सोमनाथ से चलेंगे तो गुजरात के बाद राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश सीधे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर कोई वाहन लिया जाए तो हम जिस उद्देश्य से यात्रा करना चाहते हैं कि लोगों को अयोध्या के मंदिर के विषय के बारे में जितना कुछ प्रशिक्षित कर सके, जितना मोबिलाइज कर सके करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शायद मुझे ख्याल है कि ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि जीप से कर देंगे, सोमनाथ से चल करके अयोध्या जाएंगे, जीप से जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप अगर स्वीकार करें तो जीप न करके और हम एक रथ बनाए। पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो मैं कह सकता हूँ ही वाज अ पॉलिटिकल मैनेजर फॉर एक्सलेंस।